दिल्ली की सभी 70 असेंबली सीटों पर आज डाले गए वोट। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 57% से ज्यादा दर्ज की गई पोलिंग। नताइज का ऐलान 11 फरवरी को। लखनऊ में मुनक्किद डिफेंस एक्सपो 2020 शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, डिफेंस एक्सपो ने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर कामयाबी के साथ किया पेश। भारतीय मुसल्लह अफवाज ने हैरत अंगेज कारनामों से जीता लोगों का दिल। श्रीलंका के वजीर आजम महिंदा राजपक्षे से दो तरफा बातचीत के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों मुल्क अपने दो तरफा ताल्लुकात नई सतह पर ले जाने पर मुत्तफिक। श्रीलंका में तमिल कम्युनिटी के मफाद में एतमाद बहाली के अमल को और मजबूत करने पर जोर। चीन में कोरोना वायरस से 723 अफराद की मौत। भारत में सरकार पूरी तरह चाको चौबंद। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, केरल में 3 मामलों की तस्दीक के बाद हालात पर गहरी नजर। और भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने जीती वनडे सीरीज। ऑकलैंड वनडे में भारत को 22 रन से दी शिकस्त। नाज़रीन आदाब, इमरोज़ में आपका खैर मकदम है और अभी तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। इमरोज़ में सबसे पहले बात दिल्ली असेंबली इंतखाबात की। दिल्ली असेंबली की 70 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। वोटिंग पूरी तरह से पुरअमन रही और 57% से जायद वोटिंग दर्ज की गई। कौमी राजधानी के 1 करोड़ 40 लाख से जायद वोटरों की सहूलत के लिए दिल्ली में 13,000 से जायद पोलिंग बूथ बनाए गए थे। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चली। असेंबली की 70 सीटों के लिए कुल 672 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में थे। सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार नई दिल्ली असेंबली हलके में थे, जबकि पटेल नगर सीट से सबसे कम 4 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में थे। आज़ादाना और गैर जानिबदाराना वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने इंतखाबी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी के लिए 42,000 पुलिस एहलकारों, नीम फौजी दस्तों की 190 कंपनियां और 19,000 होमगार्ड जवानों को तैनात किया था। वोटों की गिनती मंगल को होगी। At the moment, tentative data is 57.06%. It is bound to increase. It is definitely going to be more than 57.06% that it is showing right now. How much more, that you will know only in due course. By late night, we will have the final figures. दिल्ली में वोटिंग खत्म होने के बाद चीफ इलेक्शन अफसर रणबीर सिंह ने बताया कि इस बार का इंतखाब पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ और कहीं से किसी नागाहानी वाक़ये की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। Overall, the entire process was extremely peaceful and smooth, and it was peaceful partly because a lot of enforcement and lot of effort to create a conducive atmosphere on ground was taken by the election machinery and the police machinery in Delhi. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर रणबीर सिंह ने सुबह अपने हक़-ए-दही का इस्तेमाल किया। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने भी सुबह अपना वोट डाला। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने नई दिल्ली असेंबली हल्के में निर्बान भवन के एक पोलिंग मरकज पर अपना वोट डाला। ख्याल रहे कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल इसी हल्के से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी ने भी जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा लिया। दिल्ली के इस इंतखाबी जश्न में सभी पार्टियों के लीडरों ने भी अपने वोट डाले। मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी ने भी वोट डाले। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को इस बार अपने लिए कुछ करिश्मे की उम्मीद है। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह,
कांग्रेस पार्टी की अबूरी सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी ने भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। दिल्ली में जमहूरियत के सबसे बड़े जश्न में इलेक्शन कमीशन के अफसरों ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा, इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा और सुशील चंद्रा ने भी वोट दिए और सभी वोटरों से अपील की कि वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल जरूर करें और जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा लें। उन्होंने पुरअमन और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए किए गए सभी इंतजामात के लिए दिल्ली इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की भी सताइश की। दिल्ली पुलिस को लेके कोई नाराजगी नहीं है। कहीं कोई छोटी मोटा इशू हो जाए तो उसी वक्त करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है जी। वरना जो हमारे स्पेशल पुलिस नोडल ऑफिसर है पूरी रंजन और जितने हमारे स्पेशल सीपीज हैं, जॉइंट सीपीज हैं, एडिशनल सीपीज हैं, आई थिंक दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऑन रिकॉर्ड कॉम्प्लीमेंट आवर एडमिनिस्ट्रेशन, आवर ऑफिसर्स एंड दिल्ली पुलिस फॉर ट्राइंग देयर अटमोस्ट इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। वहीं दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर रणबीर सिंह ने भी अपना वोट डाला। दिल्ली के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार मुनक्किद होने वाले डिफेंस एक्सपो का आज आखिरी दिन है और इस दिफाई नुमाइश को आज आम लोगों के लिए खोला गया। दिफा के शोबे में मुल्क की बहादुरी की अलामत बने इस एक्सपो में शामिल होने के लिए खासी भीड़ उमड़ी है। इस एक्सपो में आज गोमती रिवर फ्रंट पर लोगों के लिए दिफाई अफवाज की बहादुरी की कहानी बयान करने वाले जंगी आलात और जंग की झांकी पेश की गई, जिसे देखकर लोगों में काफी जोश है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस थीम पर होने वाला यह एक्सपो हर लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा इनेकाद है। एक्सपो में 150 से ज्यादा गैर मुल्की समेत 1000 से ज्यादा जंगी सामान बनाने वाली कंपनियों ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की है। जाबाज कमांडोज की अग्रिम टोली, जिसे पाथफाइंडर्स भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर से अपने टारगेट पर की तरफ ले जाएं, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर का प्रयोग करके बाकी के स्पेशल फोर्सेस दुश्मन के एरिया में आ रहे हैं। पाथफाइंडर्स ने पीले रंग के स्मोक लिए एक हेलीकॉप्टर दुश्मन के वजीर दिफा यूपी डिफेंस कॉरिडोर के बारे में एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट जगाने में सफल हुआ है। जो भारत सरकार का, जो उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त जो एक सपना है कि यूपी को एक बड़े दुनिया के एक बड़े डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर के रूप में परिवर्तित किया जाए, उसको यथार्थ करने के लिए मैं समझता हूं ये डिफेंस एक्सपो सफल हुआ है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस एक्सपो के दौरान लखनऊ एलामिया को अपनाया गया, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने और खुफिया इत्तलात को मुश्तरक करने के काम में ताउन में इजाफा करने की अपील की गई। लखनऊ कॉन्क्लेव में लखनऊ डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया है और इसमें मुख्यतः आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए कोऑपरेशन को और बढ़ाना, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करना, इंटेलिजेंस की शेयरिंग करना, सर्विलेंस को शेयर करना और मैरीटाइम सिक्योरिटी को संरक्षण प्रदान करना आदि, यह सब सारी चीजें इसी के अंतर्गत शामिल है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ में मुनक्किद दिफाई नुमाइश के 11वें एडिशन में 40 मुल्कों के वज़राए दिफा, 70 मुल्कों के 3000 मंदूबीन और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 10,000 मंदूबीन ने हिस्सा लिया। पहली बार 40 देशों के रक्षा मंत्री 70 देशों की सहभागिता के साथ 3000 से अधिक फॉरेन डेलीगेट्स किसी आयोजन में सहभागी बने। 10,000 से अधिक डेलीगेट्स पूरे देश से इस आयोजन में सहभागी बने और मेरा अनुमान है कि कल तक इस पूरे आयोजन में लखनऊ और प्रदेश के 12 लाख से अधिक लोग सहभागी बनने जा रहे हैं। इस पूरे आयोजन में भागीदार बनने जा रहे हैं। अपने आप में एक बड़ा
आयोजन हो गया है और डिफेंस की दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप में एक महाकुंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने कहा कि डिफेंस एक्सपो के दौरान 50,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी पर मुश्तमिल 23 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि इस सरमायाकारी से रियासत के नौजवानों के लिए 2.5 से 3 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो एमओयू हुए हैं, 23 ऐसे एमओयू हुए हैं जिनमें 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें इस अवसर पर प्राप्त हुए हैं और मेरा अनुमान है कि 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव का मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 से 3 लाख युवाओं के लिए सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करना। और भारत के दौरे पर आए श्रीलंका के वजीर आजम महिंदा राजपक्षे ने वजीर आजम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में वफ़द सतह की बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अपने हम मनसब महिंदा राजपक्षे से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी समेत वसी तर मफादात वाले उमूर पर बातचीत की। दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के साथ ही दिफा और सिक्योरिटी समेत अहम दो तरफी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। भारत और श्रीलंका ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर रजामंदी का इजहार किया है। अपने हम मनसब महिंदा राजापक्षे से मुलाकात और दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वफ्द सतह की बातचीत के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने दोनों मुल्कों के लंबे अरसे से मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका पड़ोसी होने के साथ अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने इस खित्ते में दहशतगर्दी के एक मसला होने की बात करते हुए कहा कि दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद ताउन करेंगे। आतंकवाद हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खतरा है। हम दोनों देशों ने इस समस्या को डटकर मुकाबला किया है। पिछले साल अप्रैल में श्रीलंका में ईस्टर डे पर दर्दनाक और बर्बर आतंकी हमले हुए थे। ये हमले सिर्फ श्रीलंका पर ही नहीं, पूरी मानवता पर भी आघात थे और इसलिए आज की हमारी बातचीत में हमने आतंकवाद के खिलाफ अपना सहयोग और बढ़ाने पर चर्चा की। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि भारत के प्रमुख ट्रेनिंग संस्थानों में आतंकवाद विरोधी कोर्सेज में श्रीलंका के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लेना शुरू किया है। दोनों देशों की एजेंसीज के बीच संपर्क और सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही श्रीलंका में मुश्तरका इक़्तिसादी मंसूबों के साथ ही तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा और सयाहत के ताल्लुक से ताउन में इजाफे पर बातचीत हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान तमिल मामले पर भी खुलकर बातचीत हुई। श्रीलंका में रिकंसिलिएशन से संबंधित मुद्दों पर हमने खुले मन से बातचीत की। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका सरकार यूनाइटेड श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिए तमिल लोगों की अपेक्षाओं को साकार करेगी। इसके लिए ये आवश्यक होगा कि श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने के साथ साथ रिकंसिलिएशन की प्रक्रिया को आगे ले जाया जाए। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्षे ने पड़ोसी पहले की पॉलिसी के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश की। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान अहम शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने और ताल्लुकात के और मजबूत होने की यकीन का इजहार किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी for his government's neighborhood first policy and the priority that he attached to relations with Sri Lanka. We agree that our cooperation is multifaceted, with the priority given to a number of areas, including security, economy, culture and social sectors. श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्षे भारत के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। उनका राष्ट्रपति भवन में रस्मी तौर पर खैर मकदम किया गया। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी सुबह श्रीलंका के वज़ीर आज़म से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान तरक्की में शराकत दारी पर रजामंदी बनाने पर बातचीत की। उन्होंने राजघाट जाकर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। अपने भारत दौरे के दौरान श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्षे का वाराणसी, सारनाथ, बोध गया और तिरुपति जाने का भी प्रोग्राम है। अनुज यादव के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें।
और अब बात कोरोना वायरस की। चीन में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और चीन में अब तक 723 अफराद की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई मुल्कों में भी इसके इन्फेक्शन का असर देखने को मिला है, जिसकी रोकथाम के लिए जंगी पैमाने पर कोशिशें जारी हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं और मरकजी हुकूमत रियासती सरकारों के साथ मिलकर सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। हुकूमत ने सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वजीर की सदारत में वजारती ग्रुप तश्कील दिया है, जो पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के अंदेशे के मद्देनज़र पैदा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। सेहत के सेक्रेटरी प्रीति सूदन ने कल रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के सेहत सेक्रेटरियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आलमी हालात के पेश नज़र नई वीज़ा हिदायत और सलाह जारी की गई है। चीन में जारी कोरोना वायरस के कहर के बाद सिंगापुर में भी इसका असर बढ़ रहा है। सिंगापुर में इस वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद बढ़कर 33 हो गई है। चीन के बाद किसी बैरून मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की यह सबसे ज़्यादा तादाद है। सिंगापुर में तेज़ी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनज़र अलर्ट की सतह बढ़ाकर येलो से ऑरेंज कर दी गई है। ये इंतबाह इन 3 मरीजों के सामने आने के बाद दिया गया जिन्होंने कभी चीन का सफ़र नहीं किया था। उन्हें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। और चीन की एक कंपनी ने वुहान में जानलेवा कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों के अस्पताल में काम करने वाले तिब्बी अमले को ज़रूरी चीज़ें पहुंचाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जब डिलीवरी रोबोट पहुंचता है तो वो सार्फिन के फ़ोन पर मजमूआ कोड के साथ एक पैगाम भेजता है जो पैकेट निकालने में मदद करता है। दुनिया भर में बढ़ता आलमी दर्जा हरारत मौसमियात से मुताल्लिक़ साइंसदानों के लिए बाइस तशवीश बना हुआ है। अर्जेंटीना के एक रिसर्च बेस ने अंटार्कटिका बर्र-ए-आज़म में रिकॉर्ड 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत दर्ज किया। जुमेरात को रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत इससे पहले रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत से 0.8 डिग्री ज़्यादा है। इससे पहले मार्च सन 2015 में 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत दर्ज किया गया था। WMO ने कहा है कि दुनिया में मुतवातिर बढ़ रहे दर्जा हरारत की वजह पिछले 12 साल में सबसे तेजी से ग्लेशियरों का पिघलना है। रुख करते हैं खेल की खबरों का। न्यूजीलैंड ने भारत को दूसरे एक रोजा मैच में 22 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले तस्कीर सबकत हासिल कर ली है। ऑकलैंड में खेले गए दूसरे एक रोजा मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 274 रन का हदफ रखा था। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मयंक अग्रवाल 3 रन के स्कोर पर बैंट की गेंद पर टेलर के हाथों कैच आउट हो गए, जबकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे पृथ्वी शा 24 रन बनाकर जेमेसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। वहीं कप्तान विराट कोहली को टीम सऊदी ने बोल्ड किया। कोहली ने 15 रन बनाए। भारतीय टीम 48 ओवर 3 गेंद में 251 रन बनाकर आउट हो गई। मरकजी हुकूमत ने लोगों के मायरे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। इसके तहत शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब और कमज़ोर तबके के लोगों को घर बनाने के लिए माली इमदाद दी जाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका मकसद गरीब तबके के लोगों को पक्का घर मुहैया कराना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में रहने वाली कृष्णा देवी और त्रिशला देवी के लिए ये स्कीम किसी गनीमत से कम नहीं है। इस स्कीम के तहत कृष्णा देवी को सरकार की तरफ से 1,65,000 रुपए की मदद मिली और उस रकम से आज उनके पास अपना पक्का मकान है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे पास एक ही कमरा था, एक ही कमरे में रहते थे, खाना पीना किचन सब एक ही कमरे में था। तो 3 बेटियां हैं मेरी, तो पढ़ाई में भी बड़ी दिक्कत होती थी। सारा कुछ एक ही कमरे में होता। जब से हमें ये मिला है ना, पैसे मिले और मकान बना है, तब से हम बहुत, बच्चे भी बहुत अच्छी से तरह से पढ़ रहे हैं और बेटियां भी ट्यूशन भी पढ़ाती हैं
और हमारा तो जैसे कि हम नर्क से निकल के जन्नत में आए हैं सर, ऐसा है। त्रिशला देवी भी ऊना में ही रहती हैं, जिनके शौहर की बेवक्त मौत ने उनकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के सबब आज उनके पास पक्का घर है, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई देती है। बहुत बढ़िया मेरा घर बन गया है और मैं बहुत खुश हूँ। पहले घर में पानी भर जाता था, अब पैसा मिला और मैंने ऊंची जगह घर बना लिया। सिर्फ कृष्णा और त्रिशला ही नहीं, बल्कि ऊना शहर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 262 पक्के घर बनाए गए हैं। वाकई प्रधानमंत्री आवास योजना के सबब हिमाचल के उन तमाम गरीब और कमजोर तबके के लोगों की जिंदगी बेहतर होने लगी है, जो जिंदगी भर की अपनी कमाई से शायद कभी अपने लिए पक्का मकान नहीं बना पाते। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। दुनिया भर में आबोहवा की तब्दीली को लेकर हर सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। इस मुहिम से आम लोग भी जुड़ गए हैं। ऐसे ही एक शख्स माहौल दोस्त देशराज हैं, जिन्होंने अपनी शादी के दावतनामे को कुछ अलग ही अंदाज में पेश किया और लोगों के दरमियान माहौलियात का पैगाम देने की कोशिश की है। इसे बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। ये है देशराज। दिल्ली के रहने वाले देशराज की आने वाली 14 फरवरी को राजस्थान के जयपुर में रजनी से शादी होने जा रही है। उससे पहले ये अपने रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को दावतनामे की शक्ल में एक पौधा तोहफे में दे रहे हैं। जी हाँ, गमले पर ही इन्होंने दावतनामा छपवाया है। शादी में बुलाने का तरीका कुछ हटकर जरूर है, लेकिन सोच बहुत अच्छी है। इनका मानना है कि जब रिश्तेदार और उनके करीबी दोस्त पौधे को देखेंगे तो उनको शादी की याद आएगी। साथ ही माहौलियात के तय भी ये एक अच्छा पैगाम है। देशराज अपने विवाह का निमंत्रण कुछ अलग हटकर दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, बात करते हैं। किस तरह दे रहे हैं आप अपने विवाह का निमंत्रण लोगों को? सर, मुझको लगता है कि विवाह का निमंत्रण तो सभी देते हैं, लेकिन निमंत्रण देने के कुछ दिन के बाद फिर उसके बाद वो शादी का कार्ड लोग फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। कोई यूज़ नहीं रहता, लोग काफ़ी पैसा उसमें वेस्ट कर देते हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली की हवा जिस तरह से दूषित हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा दिया जाए जो पर्यावरण से जुड़ा हो। तो मैंने सोचा कि एक पौधा सबको दिया जाए, जो लोग घर में रखेंगे तो एक वो पर्यावरण का संदेश भी जाएगा, और जो दूषित हवा है उसके लिए भी हम कुछ हद तक उसमें कुछ योगदान कर पाएंगे उस दूषित हवा को दूर करने के लिए। तो शादी का कार्ड, अगर मैं मैंने इसको थोड़ा अलग वे में क्या है कि मैंने इसके ऊपर ये प्रिंट कराया है। इधर ये मेरे विवाह का 14 फरवरी की जो शादी है उसकी डिटेल है। उसके बाद इसी में मैंने सब कुछ डिटेल्स देने की कोशिश की है। इधर मैंने हमारे भारतीयता को छलकाने का भी प्रयास किया है, और इस पौधे के माध्यम से लोगों को एक तो क्या है कि पर्यावरण के प्रति उनका भी कुछ समर्पण दिखाई देगा। दूसरा कि लोग इसको फेंक नहीं सकते, इसको लोग घर में ही रखेंगे, और जब भी इसको घर में रखेंगे तो उनको मेरे विवाह की याद आएगी और मेरी याद ज़रूर आएगी। तो कहीं ना कहीं जहां लोग अपने विवाह के लिए महंगे महंगे निमंत्रण कार्ड छपवाते हैं और साथ में उपहार भी देते हैं और मिठाई देते हैं, लेकिन देशराज उनसे कुछ अलग हटकर इसलिए हैं क्योंकि इनकी सोच अलग है। ये पर्यावरण के प्रति कितने सजग दिखाई दे रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अपने शादी का जो निमंत्रण है वो उसमें पौधा भेंट कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली में मुनक्किद ऑल इंडिया एनसीसी फेस्टिवल खत्म हो गया है। 3 रोजा फेस्टिवल में कैडेटों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। मुल्क भर से आए कैडेटों ने अपनी एक अलग पहचान दर्ज कराई। मेजर जनरल आर.के. माथुर ने इस फेस्टिवल में कैडेटों को इनामात से नवाजा। काबिल जिक्र है कि एनसीसी दुनिया की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म तंजीम है, जिसमें कैडेटों को इत्तिहाद और नज़्म व ज़ब्त का दर्स दिया जाता है। मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन का आज यौम पैदाइश है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उनके यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि जाकिर हुसैन ने अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम के लिए वक्फ कर दी थी और ख़ुद को उस्ताद कहलाने पर फ़ख्र महसूस करते थे। मुल्क की अहम यूनिवर्सिटियों में शामिल जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद भी उन्होंने ही रखी थी।
और इमरोज में अब एक नजर मौसम के मिजाज पर। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली की सभी 70 असेंबली सीटों पर आज डाले गए वोट। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 57% से ज्यादा दर्ज की गई पोलिंग। नताइज का ऐलान 11 फरवरी को। लखनऊ में मुनक्किद डिफेंस एक्सपो 2020 शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, डिफेंस एक्सपो ने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर कामयाबी के साथ किया पेश। भारतीय मुसल्लह अफवाज ने हैरत अंगेज कारनामों से जीता लोगों का दिल। श्रीलंका के वजीर आजम महिंदा राजपक्षे से दो तरफा बातचीत के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों मुल्क अपने दो तरफा ताल्लुकात नई सतह पर ले जाने पर मुत्तफिक। श्रीलंका में तमिल कम्युनिटी के मफाद में एतमाद बहाली के अमल को और मजबूत करने पर जोर। चीन में कोरोना वायरस से 723 अफराद की मौत। भारत में सरकार पूरी तरह चाको चौबंद। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, केरल में 3 मामलों की तस्दीक के बाद हालात पर गहरी नजर। और भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने जीती वनडे सीरीज। ऑकलैंड वनडे में भारत को 22 रन से दी शिकस्त। नाज़रीन, इसी के साथ इमरोज यही मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।